नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के टॉप 10 कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अनुवाद विधा की उन 10 पुस्तकों के साथ उपस्थित हूं जिन्होंने मेरे दिल को छुआ या मेरी नज़र में जो 10 पुस्तकें टॉप 10 का हिस्सा हैं। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ये पुस्तकें क्रम में नहीं हैं, 1 से 10 के क्रम में नहीं हैं, बल्कि ये वे 10 पुस्तकें हैं जिनमें पहली 10वीं भी हो सकती है और 10वीं भी पहली पुस्तक हो सकती है। यानी ये 10 पुस्तकें समान रूप से मुझे प्रभावित करने में सफल रही 2022 के साल में, जो पुस्तकें मैंने बुक कैफे के दौरान पढ़ी। दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान, एडी जाकू की यह पुस्तक है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कहती है जो अपने को पहले जर्मन और यहूदी मानता था। नवंबर 1938 में उसकी दुनिया तब बदल गई जब उसे पीटा गया और गिरफ्तार करके एक यातना शिविर में ले जाया गया। अगले 7 वर्ष तक एडी का हर दिन अकल्पनीय भय और संत्रास के साथ बीता। पहले बुकेनवाल्ड में, फिर ऑस्विट्ज में और फिर नाजी डेथ मार्च के दौरान उन्होंने अपना परिवार, दोस्त और अपने देश को खो दिया। एडी चूंकि बच निकले, इसलिए उन्होंने एक कसम खाई कि वो हर दिन मुस्कुराएंगे। अंग्रेजी में यह पुस्तक द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, द ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ एन ऑस्विट्ज सर्वाइवर नाम से प्रकाशित हुई। इसका हिंदी में जो अनुवाद है वह यामिनी राम पल्लीवार ने किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिकेशन हाउस। अंधारी नमिता गोखले की यह पुस्तक है। यह एक उपन्यास है जो भारत में अब भी किसी न किसी रूप में कायम संयुक्त परिवार की कहानी कहता है। ऐसा संयुक्त परिवार जो चौमंजिला भवन में दक्षिणी दिल्ली के पास इलाके में रहता है, और जब कोविड में दुनिया थम गई थी तब जीवन और मृत्यु के सपनों के बीच जो उस परिवार की मुखिया है मातंगी माँ, वह न केवल पूर्वानुमान देखती है, अपने रिश्तों को संजोती है, बल्कि जीवन संघर्ष को कायम रखती है। और उस बुजुर्ग महिला का जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी जगत है, वह उसकी बाहरी और भीतरी संरचनाओं के साथ साथ अपने में पक्षी, अपने समय, अपने समाज, अपने परिवार, अपने पड़ोस को भी अडॉप्ट कर लेता है। कोविड व्याधि के दौरान यह उपन्यास न केवल सांप्रदायिक उन्माद से तटस्थ रहता है, बल्कि अपने समय में भी सकारात्मकता की सीख देता है। अंग्रेजी में द ब्लाइंड मैट्रियार्क के नाम से यह उपन्यास पेंगुइन विकिंग द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद प्रभात रंजन ने किया है और हिंदी अनुवाद के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। केरल के कवि और उनकी कविताएं, इसका संपादन और अनुवाद जो है वह अनामिका अनु ने किया है। अनामिका अनु स्वयं एक अच्छी कवयित्री हैं। मलयालम साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य है। उसके रचनाकार हिंदी में भी बहुधा चाव से पढ़े जाते हैं। केरल में ही रहने वाली अनामिका अनु ने वहाँ के प्रतिष्ठित कवियों का और प्रतिभावान कवियों का चुनी हुई उनकी रचनाओं का अनुवाद किया और उन्हें संकलित कर यह संकलन प्रकाशित कराया है। इसमें शामिल कवियों में के सच्चिदानंदन, अय्यप्पा पडिक्कर, गोपी कृष्णन कुट्टूर, जॉर्ज आर, चंद्रमोहन एस, गीता जानकी, मीरा नायर, निर्दा सुरेश, मैथ्यू जैस्पर, गीता नायर और सोनी सोमाराजन जैसे कवि शामिल हैं। इसके प्रकाशक हैं लिटिल वर्ड पब्लिकेशन। हमारी दुनिया ड्रेबल्स की 3 पीढ़ियों द्वारा बिशन सहाय, रुचि रंजन और इश्का रंजन का यह अनोखा संग्रह सिम्फनी की शक्ल में 86 कहानियों को प्रस्तुत करता है। ये ड्रेबल्स का एक रूप है। प्रत्येक कहानी केवल 100 शब्दों में, न एक शब्द कम न एक शब्द ज़्यादा।
पढ़ने में ये कहानियाँ बहुत आसान हैं और खेल खेल में विज्ञान, गणित, रोमांच के साथ कल्पना और विनोद का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। यह एक ही परिवार की विभिन्न पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 शख्सियतों द्वारा लिखी गई है, जिसकी प्रशंसा रस्किन बॉन्ड और सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों ने भी की है। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में आवर वर्ल्ड अ सिम्फनी ऑफ ड्रेबल्स बाय 3 जनरेशंस नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसका हिंदी अनुवाद उमा पाठक ने किया है। प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस। हमारा इम्पॉसिबल लव दुर्जोय दत्ता की औपन्यासिक कृति है, जो दानिश और आयशा नामक पात्रों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश करती है कि जीवन जिस तरह से है और जैसा होना चाहिए उसे वैसे ही प्यार करो। उपन्यासकार जो संदेश वाक्य देता है इस उपन्यास के माध्यम से, वह यह कहता है कि प्यार तब होता है जब इसकी उम्मीद नहीं होती। जीवन हमें यही सिखाता है कि प्यार वास्तव में क्या है, और प्यार देता है जिंदगी की परिभाषा। अंग्रेजी में यह उपन्यास और इम्पॉसिबल लव नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदी अनुवाद प्रभात रंजन ने किया है और इसके प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के लिए हिंद पॉकेट बुक्स। आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह पुस्तक मनुष्य के मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती है और यह दावा करती है कि इसमें बताई गई तकनीक के अमल से आप उन चमत्कारिक शक्तियों को पा सकते हैं, उनको जान सकते हैं जो पाठक के जीवन में, इस पुस्तक के पाठक के जीवन में दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से उसे बाहर निकाल सकती है। अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में इसका अनुवाद पूजा प्रियंवदा ने किया है। प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के लिए हिंद पॉकेट बुक्स। एक और पुस्तक जिसका नाम है बड़ा सोचें बड़ा करें, अंकुर वारिकू की यह पुस्तक है। अंकुर वारिकू प्रेरक पुस्तक के लेखक हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और वे दावा करते हैं कि यह पुस्तक पाठकों को असफलता से बचाती है। वो कहते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वे सोचते हैं कि केवल वे ही ऐसे हैं जिनका जीवन उलझा हुआ है, बाकी सारे सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब अपनी योग्यताओं का निर्माण कर रहे होते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह हमारी प्रतिष्ठा है, जिसको बचाने की या बताने की कोशिश करते हैं। वे अंग्रेजी में इस पुस्तक को डू एपिक शिट नाम से उन्होंने लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है और इसके प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस। महानगर वियना, कई परतें अनदेखी, यह पीटर रोसोई की पुस्तक है। ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर रोसोई ने जर्मन भाषा में यह महान कृति लिखी थी, जो नई सदी के नए महानगर वियना की युद्धोत्तर बाद की व्यथा को दिखाती है और उसमें घुट रहे समाज के चेहरे को दिखाती है। कथाकार यह बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरी एक सदी युद्ध के प्रभाव से प्रभावित हो गई थी, तब देश, काल, भौगोलिक परिधि ही नहीं बल्कि उस दौर की संस्कृतियां भी भरभरा गई थी। यह कृति हिंसा, युद्ध काल के बाद की हिंसा और उसके बाद के भीषण रक्तपात, अस्त्र शस्त्रों से दूर उस मनोवैज्ञानिक हिंसा का चित्रण करती है जिसका असर ऑस्ट्रियाई समाज और वियना पर पड़ा। जर्मन में यह पुस्तक वियन मेट्रोपोलिस नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसका बेहतरीन और पठनीय अनुवाद, भावानुवाद रंगकर्मी लेखिका रमा पांडे ने किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है। मैं रविंद्रनाथ की पत्नी रंजन बंदोपाध्याय की यह पुस्तक मृणालिनी देवी की गाथा कहती है।
मृणालिनी देवी, जो विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की सहधर्मिणी थी। मृणालिनी का जो जीवन है वह 28 वर्षों का जीवन है, जिसमें 19 वर्ष उन्होंने रविंद्रनाथ की विराट छाया में पत्नी के रूप में बिताया था। लेकिन इतनी विराट शख्सियत की पत्नी होने के बावजूद उनका अंतर जगत हमेशा अंधेरे में घिरा रहा। और अपने निजी जीवन में मृणालिनी ने क्या दाम्पत्य का सहज सुख पाया, क्या वे अपने जीवन साथी की सच्ची सहधर्मिणी सिद्ध हो पाई, क्या उन्हें रविंद्रनाथ की पत्नी के रूप में प्रेमपूर्ण जीवन जीने को मिला। यह पुस्तक ऐसे सवालों के साथ एक स्त्री के संपूर्ण मन और प्राण की व्यथा को बेहतरीन रूप से व्यक्त करती है। मूलतः बांग्ला में यह कृति लिखी गई थी, जिसका हिंदी अनुवाद शुभ्रा उपाध्याय ने किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। टॉप 10 की जो इस क्रम में चुनी हुई 10 पुस्तकों की जो आखिरी पुस्तक है वह मनुष्य, पृथ्वी और अंतरिक्ष है। इसके रचनाकार बिल ब्रायसन हैं। यह एक अनोखी, रोचक, वैज्ञानिकता से भरी हुई पुस्तक है जो संसार, मनुष्य और ब्रह्मांड से जुड़े लगभग हर तरह के घटनाओं, भूगोल, इतिहास, जीवन के बारे में न केवल सवाल खड़ी करती है बल्कि उनके इतिहास के बारे में बताती है। जो सवाल इस पुस्तक में शामिल हैं उनमें बिग बैंग, सुपरनोवा, ज्वालामुखी, उसके अंदर होने वाले विस्फोट, महासागर, महासागर में जीवन, बर्फ का जीवन, हिमयुग, मानव सभ्यता का उदय, धरती पर जीवन है क्या या धरती से इतर भी कोई जीवन कहीं है, धरती पर जीवन कैसे आया, आसमान में चमकते सितारों में कोई जीवन है क्या, इस तरह के सवालों से जूझती है और उनका वैज्ञानिक उत्तर तलाशती है। अंग्रेजी में यह पुस्तक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग नाम से प्रकाशित हुई है। इसका अनुवाद हिंदी में नीलम भट्ट ने किया है। इसके प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस। निश्चित रूप से मैं हर दिन बुक कैफ़े में एक दिन एक किताबें कार्यक्रम में उपस्थित होता हूँ। ढेर सारी पुस्तकें मेरे पास आती हैं। बहुत सारी अच्छी पुस्तकें भी टॉप 10 में जगह पाने में रह जाती हैं। मेरा प्रयास होता है कि जो पुस्तकें मुझे अच्छी लगी मैं उन सबको यहाँ पे समेट पाऊँ। इसीलिए इस बार टॉप 10 की जो श्रृंखला है वह बढ़ा दी गई है। पिछली बार मैंने केवल 5 श्रेणियों की पुस्तकों का उल्लेख किया था। इस बार वह श्रेणी 17 के आसपास पहुंच चुकी है। मैं इस कार्यक्रम में जिन पुस्तकों को पढ़ा हूं, जो पुस्तकें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, उन पुस्तकों की जानकारी फिर से दे रहा हूं ताकि 2022 के पढ़ाने का हमारा और आपका यह सिलसिला 2023 में बदस्तूर कायम हो। 2023 में मेरी कोशिश होगी कि साहित्य तक को उसके पाठकों से, उसके दर्शकों से, उसके प्रकाशकों से, उसके सहयोगियों से जो भी पुस्तकें प्राप्त हों, कम से कम उनका उल्लेख मैं इस कार्यक्रम में अवश्य करूं।